अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। सभी हमने अपना फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसके साथ साथ हमने टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है आइसोटोप भी। पहले हम अपना टॉपिक जो है वो लेक्चर फ्लो देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके हमने डेफिनेशन जो है उसको देखना है, और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में मेंशन किए हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक आ जाएगा आइसोटोप, उसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल और डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप जो है उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी थोड़ा आइडिया दिया हुआ है, वो आज हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। इंशाल्लाह आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। अगर आपको यहाँ पर लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप जो है ना कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और आप लोग जो क्वेश्चन पूछते भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव आमतौर पर हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि रिश्तेदार, लेकिन यहाँ पर है विद रेफरेंस टू। जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं उनका या तो हमारे साथ रिलेशन होता है विद रेफरेंस टू फादर या विद रेफरेंस टू मदर। यहाँ भी हम जो अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मास, इसको हम किसी एटम के रेफरेंस से लिया करते हैं, इसलिए लिख लिया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक सिंगल फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम मौजूद होते हैं, यानी एटम बहुत स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम नेकेड आई से, आम आंख से नहीं देख सकते। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि हम एक एटम का मास जो उसको मेजर कर सकेंगे। तो ये हम देखते हैं कि कैसे ये मास लिया जाता है। जब हम बाज़ार से कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो शॉपकीपर जो है वो हमें एक बैलेंस के ज़रिए से वो चीज़ें जो है वो उसको वेट करके जो है मुहैया करता है। और बैलेंस में अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 5 kg शुगर जो है इसको परचेज़ करना है, तो बैलेंस में एक साइड पर वो शुगर रख देगा और उसके एक साइड पर स्टैंडर्ड वेट जो 5 kg है वो रख दिया जाएगा। थ्रू आउट वर्ड जो है वो स्टैंडर्ड वेट यूज़ होता है, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया है स्टैंडर्ड वेट। और जब वो दोनों चीज़ें जो है बराबर हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये 5 kg जो है हमारे पास शुगर आ गई है। अगर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो शॉपकीपर उसको कम कर लेता है, और अगर कम है तो उसके अंदर और चीज़ें ऐड कर देता है ताकि बैलेंस के दोनों हिस्से जो है वो हमारे पास बराबर हो जाए। यहाँ पर जो हमने एटॉमिक मास के लिए एटम इस्तेमाल करना होता है, जिसके रेफरेंस से हम अपने अननोन एटम का मास मालूम करना चाहते हैं, वो कार्बन 12 लिया जाता है। ठीक है, इसलिए जो एटम का एटॉमिक मास आएगा, एक्स एटम का एटॉमिक मास आएगा, वो आपने लिया है कार्बन 12 के रेफरेंस से। तो एक्स का आने वाला जो आंसर होगा उसको नाम दे दिया जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कार्बन का सिर्फ एक एटम रखा है, सिंगल एटम, एग्जाम्पल के तौर पर। मुझे नहीं पता कि यहाँ सिंगल एटम है, ये बहुत सारे, जस्ट एग्जाम्पल सपोज कर रहा हूँ कि मैंने एक सिंगल एटम यहाँ पर रख दिया है, और एक्स के अननोन एटम जो थे उनकी क्वांटिटी जो थी वो मैंने यहाँ पर जो थी वो 12 रख दिए। ठीक है, 12 एटम्स ऑफ एक्स। एक्स जो है इसके हमारे पास 12 एटम जो हमने यहाँ पर उसको पुट कर दिया है। जब तक आप एक एटम रखेंगे, कार्बन वाली साइड जो थी वो हैवियर थी, यानी बैलेंस नीचे की तरफ जा रहा था। 2 एटम रखे, 3, 4, 5, 12 रखे तो दोनों साइडें जो हमारे पास बराबर हो गई हैं। तो हमने एक्स के 12 एटम को कार्बन के साथ कंपेयर किया है। अब हम सिंगल एटम का मास मालूम करना चाहते हैं, तो अंडरस्टूड है कि आप इन 12 एटम को 12 से ही डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एटम एक्स का मास है वो 1 आ जाएगा। देख लें यहाँ पर एक एटम जो था वो हमारे पास, और इसके 12 एटम जो हैं। ठीक है, इन 12 के लिए अगर मास मालूम करना है तो ये हमारे पास एक आंसर जो है, एक एक्स का जो है मास 1 आ जाएगा। क्योंकि हम सिंगल के लिहाज से मास मालूम करते हैं, इसलिए इनका यूनिट, वैसे तो मास का यूनिट ग्राम, किलोग्राम जो है, मन, टन ये रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास, एटम का मास, एक एटम का मास मालूम करना है तो इसलिए एटॉमिक मास यूनिट, यूनिट यानी सिंगल एटम। ठीक है, तो अब अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को प्रॉपर वे के अंदर डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। ठीक है, या वर्ड देख लें,
एन एटम यानी एक एटम का मास, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम टेकन विद रेफरेंस टू कार्बन 12। कार्बन 12 के रेफरेंस से जो एक एटम का मास लिया गया है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दे दिया जाता है। ऑफ एन एटम के बाद कुछ मैंने यहाँ स्पेस खाली छोड़ी हुई है, तो यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ करनी है। जब आपने यहाँ पर एक्स एटम एक रखा है यानी हाइड्रोजन रखा है, तो सारे के सारे 12 के 12 आपको हाइड्रोजन ही रखने पड़ेंगे। एक आपने सोडियम रखा है तो सारे के सारे आपको सोडियम ही पुट करने पड़ेंगे। यानी अगर आप एक्स एटम का मास मालूम करना चाहते हैं तो सारे एक्स एटम एक जैसे ही होने चाहिए। ये नहीं कि एक हाइड्रोजन रख दिया, एक सोडियम रख दिया, एक पोटाशियम रख दिया, एक जिंक रख दिया, नहीं। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा था कि 5 kg हमने शुगर लेनी है तो वो शॉपकीपर 5 kg शुगर ही रखेगा। ये नहीं कि उसके पास 4 kg शुगर पड़ी है तो वो 1 kg फ्लोर आपको उसके साथ ऐड करके दे दे, नहीं। जिस चीज़ का आपने वेट करना है आपको सारे के सारे जो है वो ही एटम रखने पड़ेंगे। इसलिए अगर हम इसको प्रॉपर वे के अंदर डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब टर्म एलिमेंट क्या होती है, बार बार हम इसको यूज़ कर रहे थे, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एटम और एलिमेंट जो है उनमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की प्रॉपर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टेकन विद रेफरेंस टू कार्बन 12। अब एलिमेंट जो टर्म है हम कहते हैं मैनी सेम काइंड ऑफ एटम्स। जब बहुत सारे एटम एक जैसे ही एक जगह पर पड़े हुए हों तो उसको ये कहना कि ये 10,000 एटम है, 20,000 एटम है, 5 एटम है, 200 एटम है, उनके लिए ये कहना सही होगा कि ये एक एलिमेंट हमारे पास मौजूद है। जैसे आयरन रॉड के अंदर सारे आयरन के ही एटम हैं, गोल्ड है तो उसके अंदर सारे गोल्ड के ही एटम है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 10,000 गोल्ड के एटम है, 10,000 आयरन के एटम है, बल्कि ये कहना बेटर होगा कि ये गोल्ड का एलिमेंट है, ये जो है आयरन का एलिमेंट है हमारे पास। जब बहुत सारे एक जैसे एटम हों तो उनके लिए लफ्ज़ एलिमेंट यूज़ किया जा सकता है। अब इसके बाद कैन नॉट डीकम्पोज, उनको तोड़ा भी ना जा सकता। ऐसे नहीं कि हमने जो था वो गोल्ड के ऊपर थोड़ा मारा है, गोल्ड टूटने के बाद जो आयरन में कन्वर्ट हो गया है, सोडियम में कन्वर्ट हो गया, नहीं, उनको सिंपली जो है वो डीकम्पोज ना किया जा सकता हो। कुछ टर्म्स होती हैं न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए से तो एक एटम को दूसरे में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है क्या, नॉट डीकम्पोज बाय सिंपल फिजिकल मीन, यानी सिंपल फिजिकल टेक्निक के ज़रिए से उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो, वो वैसे का वैसा ही रहे, तो तब भी हम कहेंगे कि वो बहुत सारे एटम जो जुड़े हुए हैं वो एलिमेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ये आ जाएगा। और इसके बाद है हैव सेम एटॉमिक नंबर, उन सब का एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी उनके सेम होने चाहिए। जब बहुत सारे एटम एक जैसे हों, उनको डीकम्पोज करना मुश्किल हो और उनका जो है एटॉमिक नंबर भी हमारे पास सेम हो, तब हम कहेंगे दे आर नोन एज एलिमेंट। यहाँ पर देखो सारे एक जैसे एटम रखे हुए हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी एक जैसे है, उनको तोड़ना भी मुश्किल होगा, इसलिए कहते हैं एलिमेंट के सभी एटम में से किसी एक एटम का मास जिसको आपने कार्बन 12 के रेफरेंस से लिया है उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक मास यूनिट का, और दिस इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एटम हैं वो हमारे पास कार्बन 12 के रेफरेंस से ही लिए हुए हैं। कार्बन 12 यानी कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है। इसके रेफरेंस से अगर हाइड्रोजन के मास की बात की जाए तो हाइड्रोजन का मास 1.008 AMU आ जाता है। ऑक्सीजन के मास की बात की जाए तो 15.9994
जो हम अप्रॉक्सीमेटली 16 काउंट कर लिए करते हैं। पोटाशियम की बात की जाती है तो ये हमारे पास एटॉमिक मास है वो 19 AMU जो है ये आ जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन की हुई हैं। तो यूरेनियम जो है 239 हमारे पास उसका एटॉमिक मास आ जाता है। तो ये ऑल अबाउट था रिलेटिव एटॉमिक मास से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोटोप। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोटोप। अगर वर्ड के मीनिंग की बात की जाए, आइसो मीन होता है सेम, आइसो मीन सेम, और टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। यही टर्म क्यों यूज़ की गई है, तो थोड़ा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि इनके लिए ये टर्म आइसोटोप ही क्यों यूज़ की गई थी। हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और थ्योरी में आपको पता है कि मिस्टेक के चांसेस होते हैं। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी वो हमने फर्स्ट पेज पर भी चैप्टर की पढ़ी थी कि उसके अंदर मिस्टेक ये थी, उसने कहा था एटम इनडिविजिबल है, यानी उसको तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने, मॉडर्न रिसर्चर ने बताया था कि एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। एक तो ये मिस्टेक थी कि इनडिविजिबल एटम है, ठीक है, ये पॉइंट इसका सही नहीं था। और इसके अलावा जो था ये हमारे पास आ जाता है ऑल एटम्स आर अलाइक, अलाइक एक जैसे हैं, ठीक है। डाल्टन ने ये भी मिस्टेक की थी, उसने कहा था ऑल एटम आर अलाइक। कैसे अलाइक है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से या एटॉमिक मास के लिहाज से, ये इसको जो था वो आगे एक्सप्लेन नहीं कर सका था। इसने कहा कि अलाइक है एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी और एटॉमिक मास के लिहाज से भी, ठीक है। एटॉमिक मास के लिहाज से अलाइक होना ये पॉसिबल नहीं है। किसने हमें एटॉमिक थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट के अंदर यानी ऑल एटम आर अलाइक जो है इनके बारे में बताया था। सोडे एक साइंटिस्ट था जिसने पहली मर्तबा टर्म आइसोटोपी का वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। सोडे साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम टर्म आइसोटोपी का वर्ड जो था वो यूज़ किया और इसने डिफाइन किया एटम्स ऑफ एन एलिमेंट have different atomic mass but same atomic number। एटम ऑफ एन एलिमेंट यानी बहुत सारे एक जैसे एटम ही हैं और उनमें से अलग अलग करके देखा जाए तो लाजमी नहीं कि हर एटम का जो है हमारे पास मास और नंबर एक जैसा ही हो। एटम जो है उनका एटॉमिक मास है एक दूसरे से डिफरेंट, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर जो एक जैसे होता है। जैसे कार्बन जो है इसके 3 तरह के एटम मौजूद होते हैं और उनको लिखा जाता है कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14, ठीक है। अगर मैं इनकी कंपोजिशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास इसके न्यूक्लियस को ड्रा किया जाए तो कार्बन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। कार्बन इसके न्यूक्लियस के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 ही मौजूद हैं। इसके न्यूक्लियस को देखा जाए तो इसके न्यूक्लियस में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 6 ही मौजूद है। और हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 6 ही मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास इनकी कंपोजिशन आ गई। अब एटॉमिक नंबर सभी का सेम है, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में सेम है। लेकिन अगर मास की बात की जाए तो एटॉमिक मास A इक्वल होता है N प्लस Z, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6 है तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे, वो भी हमारे पास इसमें 6 ही आ जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है Z जो है वो 6 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे इसमें 7।
यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 ही है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि कार्बन ही है सारे एलिमेंट, सारे का सारा, और उस एलिमेंट में से एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये एटम, इन सभी एटम के अगर मास की बात की जाती है तो इनका मास सभी का डिफरेंट है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाती है तो सभी का एटॉमिक नंबर हमारे पास एक जैसे ही आ जाता है। तो सोडे साइंटिस्ट जो था उसने फर्स्ट टाइम टर्म आइसोटोपी जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई, और उसने डिफाइन किया एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सभी का सेम होगा लेकिन उनका मास जो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। लेकिन डाल्टन ने कहा था कि ऑल एटम आर अलाइक, वो मास के लिहाज से भी अलाइक होंगे और एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो था वो मिस्टेक थी। अगर हम आइसोटोप को और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो हमारे पास जो है एग्जाम्पल आ जाती है हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप मौजूद होते हैं, ठीक है। और इन आइसोटोप का नाम जो रखा जाता है, हाइड्रोजन 1 का नाम प्रोटियम, हाइड्रोजन 1 का नाम ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन 1 का नाम जो है ट्रीटियम। और अगर इनके न्यूक्लियस की कंपोजिशन देखी जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 1 है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 1 है, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सभी के अंदर एक जैसे ही होंगे। अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात की जाती है तो यहाँ न्यूट्रॉन जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है हमारे पास 1 मौजूद है, यहाँ न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास 2 मौजूद है। अब अगर हम इस लिहाज से भी आइसोटोप को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम number of proton but different number of neutron। प्रोटॉन इनमें सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो डिफरेंट होंगे। जैसे इन तीनों प्रोटॉन की कंसंट्रेशन 1 ही है लेकिन न्यूट्रॉन 0, 1 और 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है अदर वे है आइसोटोप को डिफाइन करने का। एक ये डेफिनेशन आइसोटोप की, और एक इस तरह से भी हम आइसोटोप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आइसोटोप जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास सेम होंगी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो हमारे पास डिफरेंट होंगी। आइसोटोप के लिए टर्म जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यानी उनका बॉन्ड कैसे बनेगा, सेम कैटेगरी में बॉन्ड बनाएंगे, डिफरेंट कैटेगरी में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे, या किस तरह के। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। बॉन्ड बनता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, और बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज, शेयर या गेन किया जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब आप मुझे ईजिली बता सकते हैं कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करती हैं, और आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी आ जाएंगी हमारे पास। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप आर सेम, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, मास ऑफ द आइसोटोप के ऊपर। और हम देख रहे हैं कि सभी आइसोटोप का मास जो एक दूसरे से डिफरेंट है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी आ जाएंगी, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब शुरू में मैंने कहा था कि इसके लिए वर्ड आइसोटोप ही क्यों यूज़ किया गया है, तो ये बताता हूँ मैं ज़रा थोड़ा सा इमेज ड्रा करता हूँ पीरियोडिक टेबल का, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोगों के पास मौजूद है, और फिर हम अपने इस पॉइंट को देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में इस पोजीशन पर है हाइड्रोजन, ठीक है, और 4 एलिमेंट के साथ आ जाता है हमारे पास कार्बन। फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन आ जाएगा, और 4 एलिमेंट जो है उनमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो
कार्बन मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप जो है उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्रीटियम। पीरियोडिक टेबल में तीनों ही आइसोटोप जो है उनको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और उनका जो मास लिया हुआ है वो तीनों का एवरेज है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन का मास 1.008, यानी इन तीनों के मास की हमने एवरेज निकाली हुई है। ये एवरेज कैसे निकालनी है तो ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही मौजूद है। यहाँ पर तीनों एटम को एक ही जगह पर रखा हुआ है। कार्बन के भी 3 आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास है 6 है और पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास देखा जाए तो वो 12 होता है। तो ये भी हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से हमने तीनों को एक ही पोजीशन पर जो प्लेस किया हुआ है। इसलिए लफ्ज़ आइसोटोप यूज़ किया गया बिकॉज ऑल दी एलिमेंट हैव सेम पोजीशन इन दी पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर भी कार्बन के तीनों आइसोटोप जो थे उनकी पोजीशन सेम है, तो इसलिए आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट था नंबर ऑफ आइसोटोप। आपने याद रखना है कि कार्बन के कितने आइसोटोप है 3, ऑक्सीजन जो उसके कितने आइसोटोप है 3, हाइड्रोजन जो उसके आइसोटोप कितने हैं 3, ये हमारे पास आ जाएगा। टिन जो है इसके नंबर ऑफ आइसोटोप जो है वो 11 है। कैडमियम जो है इसके आइसोटोप जो है वो हमारे पास 9 आ जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर बिल्कुल इस टॉपिक के एंड पर एक लाइन मेंशन की हुई है कि हमारे पास किसी भी एटम के नंबर ऑफ आइसोटोप कितने हैं। और अगला टॉपिक जो कल हम डिस्कस करेंगे वो इसी से रिलेटेड है कि हम लोगों को कैसे पता चलता है कि किसी एटम के कितने आइसोटोप जो हैं वो मौजूद है। होप सो कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर जो वो आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया।